मीनवाइल बैरिस्टर अली जफर क्या कह रहे हैं वो भी शामिल करेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन कोड बनाने की इरादा रखती है हुकूमत, उसका जो चीफ जस्टिस है वो प्राइम मिनिस्टर साहब अपॉइंट करेंगे और जो उसके पहले जजेस हैं 5 या 6 जितने भी होंगे, वो जजेस जो हैं वो सारे के सारे वो वाला चीफ जस्टिस अपॉइंट करेगा जो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटेड हो, यानी कि एक डमी कोर्ट बनाने का इनका इरादा है। ये जो आज मैंने देखा अजदहा काला जो निकला, जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बन रहा है जिसमें 5 जज साहिबान प्राइम मिनिस्टर की मर्जी के होंगे, वो तो एक्सेप्टेबल नहीं किसी को भी होगा। सर साहब, हम ये देख रहे हैं कि कमोबेश सभी एक पेज पे आ रहे हैं। आपके तज्जिए के मुताबिक हम JUI को भी उसी लाइन पर आता देख रहे हैं और उनके लहजे भी नरम पड़ते जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी वहीं डटी खड़ी है। ये मामला कैसे हल होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाहिर है डटी खड़ी है, डटी खड़ी रहेगी, उसे क्या करना हो। इतनी अब डिविजन्स भी हो गई हैं उनके अंदर। कोई कहता है कि SCO के दौरान एहतजाज नहीं करना चाहिए, कोई कहता है हम करेंगे, और काफ़ी रियासत की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से और इंडिपेंडेंट लोगों की तरफ से तनकीद भी हो रही है कि यहाँ तो पाकिस्तान का मामला है SCO का, तो आप लोग क्या कर रहे हैं। मगर मेरा ख्याल है वो ये PTI वाले तो वही कर रहे हैं जो हमेशा करते हैं। दे डोंट केयर अबाउट पाकिस्तान या पाकिस्तान का मामला क्या है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्या है या क्या नहीं है। मोहसिन नकवी साहब वो इन आइनी तरमीम के इब्तिदा में इस सिलसिले में बहुत मुतहरिक थे, अब वो कहीं दिखाई नहीं देते, इसकी क्या वजह समझते हैं आप? नहीं, देखिए मोहसिन नकवी साहब हमेशा लो की रोल अदा करते हैं, वो अप फ्रंट रोल अदा नहीं करते। इस दफा मजबूरी थी कि उनको फिर अप फ्रंट आना पड़ा और मौलाना की तरफ चक्कर लगाने पड़े, और उसकी वजह यह है कि अब उनका जो ओहदा है दैट्स अ वेरी अप फ्रंट ओहदा, तो इसलिए अब उनको थोड़ा बहुत सामने आना पड़ रहा है। मगर वो उनका जो स्टाइल ऑफ वर्क है ना, वो ये है कि लो फ्लाइट, बिकॉज वो सेंसिटिव बातें, स्पेशली सिंस ही रिप्रेजेंट्स द, तो इसलिए ही इज वेरी केयरफुल कि हाई प्रोफाइल ना हो। आपने देखा वो अगर ज्यादा इंटरव्यूज भी नहीं देते, टेलीविजन पे नहीं आते। पुराने जमाने में तो इंटीरियर मिनिस्टर जब राणा साहब थे तो वो तो हर रोज आए हुए होते, और इसी तरीके से भुगटी साहब भी आते थे। तो ये मोहसिन नकवी साहब नहीं आ रहे, वो आके कोई इंटरव्यूज वगैरह नहीं दे रहे। उसका वजह यही है कि द सेंसिटिविटी ऑफ द स्टेक होल्डर जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मुसव्वदे को लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन हमने ये देखा कि इस मामले को सबसे पहले लीड करने वालों में शामिल थे मोहसिन नकवी साहब, और अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आईनी अदालत के सबसे बड़े हामी दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने आज कायदे आज़म के जो मुख्तलिफ खिताब है वो भी शेयर किए जो कि आईनी अदालत के हक़ में हैं। मीनवाइल हम देख रहे हैं कि एक और मामला ऐसा है जिसको लेकर मुस्लिम लीग नून चुस्त हुई है, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने D चौक पर 15 अक्टूबर को जिस एहतजाज का ऐलान किया है उसको लेकर एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब सख्त तनकीद कर रहे हैं और साथ ही धमकी भी दे रहे हैं। क्या नताइज हो सकते हैं इस एहतजाज के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कॉल से यू टर्न ले सकती है? एक ब्रेक के बाद आके बात करेंगे। सेठ साहब, मामला एक बार फिर वही हुआ कि कहा जाता है कि सियासी मामलात अदालतों के रूबरू क्यों पहुंचते हैं, या सियासी मामलात अदालतों में क्यों तय पाते हैं। हमने देखा कि ये जो डिजिटल पैकेज जिससे एक अरसे से डिस्कस किया जा रहा है आईनी तरामीम की सूरत में, इससे पार्लियामेंट की जीनत बनना था, लेकिन इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए वो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान फुटबॉल बना हुआ है। फुटबॉल बनते बनते वो उससे पहले ही मुख्तलिफ अदालतों में भी पहुँच चुका है, जहाँ कहीं काबिल समात होने का मामला है और कहीं उसके ऊपर लार्जर बेंच भी बन गया है। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन यकदम ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के भी दरवाजे इस पर खुलते हैं, और उसकी दहलीज पर भी दस्तक जो कि सीनियर वकील आबिद ज़ुबैरी साहब के अलावा भी बाकी लोगों ने दी, लेकिन उनकी पिटिशन को टेकअप कर लिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम, ये मुजव्वज़ा है, अभी उसकी कोई शक्ल सामने नहीं आई, उस तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील ले दिया है। इस बेंच की सरबराही आउट गोइंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा करने जा रहे हैं, और इस बेंच में उनके अलावा जस्टिस नईम अफ़गान हैं और जस्टिस शाहिद बिलाल हैं। सभी देख रहे हैं अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वो चीफ जस्टिस जो जा रहे हैं, जिनके लिए फुल कोर्ट रेफरेंस का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, वो क्या करेंगे। मुझे आपसे ये जानना है कि इस केस को मुकर्रर करने की टाइमिंग कितनी अहम है, क्योंकि आज यूजुअली नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट में काम नहीं होता, हफ्ता इतवार छुट्टी का दिन कंसिडर किया जाता है। फिर उससे पहले
कमेटी भी बैठती है बाकायदा बेंच बनाने के लिए। तो जाते जाते चीफ जस्टिस आपके ख्याल में क्या करने जा रहे हैं और वो क्या सोच रहे हैं इस केस को लेकर, इन तरामीम को लेकर? देखिए आयशा, ये हैरानगी की बात है, मगर ये काफी अनप्रेसिडेंटेड बात है कि अब पिटिशंस आनी शुरू हो गई हैं कि जी फलानी चीज होने जा रही है और उसको रोका जाए। आज तक हमने ये नहीं सुना था कि कभी भी अदालतें इस किस्म की पिटिशंस को एंटरटेन करती हैं। वो तो मेंटेनेबल ही नहीं होती, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि जो होने जा रहा है क्या होने जा रहा है, कब होगा, अफवाहें हैं, हकीकत है, और जब हो जाएगा तो फिर उसको चैलेंज किया जाता है। तो ये अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक तो ये बाहर आई हुई है पिटिशंस की, पीटीआई के लोगों की तरफ से, कि जो जिसका दिल चाहता है उठ के खड़ा हो जाता है, कहता है जी मुझे गिरफ्तार करने लगे हैं, मुझे बेल दे दो। पुराने जमाने में तो हमेशा अदालतें कहती थी भाई क्या तुम जब गिरफ्तार हो जाओगे तो फिर आना हमारे पास, अभी क्या एविडेंस है, और रियासत का या पुलिस का या प्रोसिक्यूशन का हक है, अगर उनके पास केस है तो वो आपको अरेस्ट करेंगे, उसके बाद आप आए हमारे पास कि जी गलत एड्रेस किया है या हमारे ह्यूमन राइट्स है उसको वायलेट किया है। मगर ये क्या बात होगी? मगर आजकल तो जो पिटिशन भी आती है उसको मेंटेनेबल बना दिया जाता है और उसको सुनने के लिए जजेस तैयार हो जाते हैं। हालांकि ये कभी हमने सुना नहीं था कि ऐसे होता है। अब ये भी वही उसी खाते में ये पिटिशन है, और ये तो और भी सीरियस है, क्योंकि पार्लियामेंट को पहले तो ये कि पार्लियामेंट जो कानून भी बनाए, जो है 99% जो कानून बनाती है पार्लियामेंट, वो चैलेंज नहीं होते, ना होने चाहिए, और अगर होते हैं तो वो एक आध यार्डस्टिक होती है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो बैठ के सोचता है कि ये आइन की रूह के खिलाफ या आइन की स्पिरिट के खिलाफ ये या सर्टन फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है या नहीं है। और उसके ऊपर भी बड़ी बहस होती है, क्योंकि आइन जो है, आइन पार्लियामेंट को इजाजत देता है कि आप बनाएं जिस किस्म के कानून आप बनाना चाहते हैं। अगर वो फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड करना चाहते हैं किसी काम के लिए तो वो भी इजाजत होती है, फिर इन एन इमरजेंसी और इन अ स्टेट ऑफ वॉर और नेशनल सिक्योरिटी एंड सो ऑन। तो आजकल तो जजेस सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए अब ये है कि पिटिशंस, हाई कोर्ट लाहौर में भी पहुंच गई ऐसी एक पिटिशन कि जी रोका जाए, वो जी ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने जा रहा है, ये होने जा रहा है, इसको रोका जाए। और इसी तरीके से पेशावर में भी, सिंध में भी। तो ये कोशिश यही हो रही है कि जो सियासी जजेस हैं उनसे कोई फैसला ले लिया जाए कि पार्लियामेंट को रोक दिया जाए कि आप ऐसा कानून ही ना पास करें। तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि मगर अब मसला ये है कि पेशावर हाई कोर्ट सबसे आगे है। पेशावर हाई कोर्ट ने तो मेरा ख्याल है तारीख भी दे दी है कि ये मेंटेनेबल भी है और आप आ जाए सारे, बड़ा बेंच बनेगा और 15 तारीख को हम सुनेंगे ये बात। तो मेरा ख्याल है ये कोर्ट, ये जो चीजें सारी हो रही हैं इसको रोकने के लिए कि अब हाई कोर्ट जो है ना ये कूद गए हैं ऐसी चीजें जिनमें इनको कूदना नहीं चाहिए। गालबन एटलीस्ट उस वक्त तक जब तक ये मामले पार्लियामेंट प्रोमलगेट नहीं कर देती फिर यस यू कैन चैलेंज इट, बट वो भी 99% ऑफ द टाइम जो है आपकी चैलेंज बनता नहीं है। बट एनीवे क्योंकि हक है तो लोग उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये फिर फैसला यही हुआ है कि यार ये तो गंद पड़ रहा है। अच्छा। अभी सारी बहस चल रही है क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होना है, और वो सारी चीजें चल रही हैं और ये पहले से ही पार्लियामेंट को रोकने की तजवीजें आ रही, ये कैसे हो सकता है? और वो पेशावर हाई कोर्ट साहब बहुत आगे निकल गए, वो तो कहते हैं जी हम सुनेंगे, बड़ा लंबा बेंच बनाएंगे। तो अब ये मेरा ख्याल है इसको रोकने के लिए ये उसी किस्म की सिचुएशन हो गई है जो कि आपने देखा था जब इमरान खान साहब और डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली आइन के खिलाफ जाने की कोशिश सोच रहे थे उस रात को। जी कासिम सूरी साहब, उस रात को जबकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत इनको घर जाना चाहिए था और ये कोई और कोई गन डालने की कोशिश कर रहे थे। तो आपको याद है कि रात को 12 बजे फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दरवाजे खुल गए और लोग वहां पहुंच गए इनको रोकने के लिए। तो ये उसी किस्म की मुझे लगता है कि काजी साहब भी को जगाया गया है कि भाई ये क्या हो रहा है, रोके इसको, ये तो और गन पड़ने जा रहा है। और तो मेरा ख्याल है इसीलिए ये काजी साहब ने ये फैसला कर लिया कि ठीक है, इज ओपन अप, ही सेड हम सुनेंगे। तो इसका ये मतलब है कि अब जब 15 तारीख आएगी और पेशावर हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल साहब वगैरह पहुंचेंगे तो और वहां बेंच बना होगा और तो अटॉर्नी जनरल साहब कहेंगे जी आप लोग मेहरबानी करके थैंक यू वेरी मच, मगर अब सुप्रीम कोर्ट में ये सुनी जाएगी 17 तारीख को मेरा ख्याल है।
जी, तो सुप्रीम कोर्ट में 17। हाँ, तो इसलिए मेहरबानी करें कि अब आप तकलीफ ना करें। अब हायर कोर्ट में ये पिटीशन आ गई है, तो आप सुन, तो मेरा ख्याल है इस किस्म की वजह से इन्होंने इसको बाईपास कर दिया ये सारी हाई कोर्ट्स। एक दो हाई कोर्ट्स में तो रिजर्व कर ली जजमेंट ऑन मेंटेनेबिलिटी, एक दो ने कहा कि अच्छा फैसला करते हैं सो। तो ये इसी वजह से ये बनाया गया है ये बेंच भी, और ये फिर प्रीएम्प्टिव किस्म की, और उधर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स हो रही है तो फिर मेरा ख्याल है यहाँ से भी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हुई है। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लगेगा तो फिर बाकी कोर्ट्स में इस मामले का जवाब नहीं बाकी रह जाएगा, क्योंकि हायर कोर्ट में होगा ये, आला अदलिया में। जी हाँ, दिस इज व्हाट द अटॉर्नी जनरल विल से, और दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट मींस। और दूसरी बात कि ये कि सुप्रीम कोर्ट बड़ी स्विफ्टली फैसला दे देगी कि पार्लियामेंट जो करने जा रही है, जब तक वो कर नहीं देती उस वक्त तक हम किसी सूरत में उनको रोक नहीं सकते फ्रॉम डिस्कसिंग, डिबेटिंग एंड इवन पासिंग अ लॉ। आई थिंक ये या तो वो डिले कर देंगे सारी बातों को, अच्छा, कोई फैसला ही नहीं करेंगे मगर अपने पास लेके रखेंगे, और सारी बाकी अदालतें जो है उनसे उन्हें कहेंगे नहीं आप नहीं सुन सकते, या ये कि वही फैसला दे देंगे कि जी खत्म, ताकि ये लड़ाई झगड़े खत्म हो। और जैसे कल आपके तजिए से ऐसे लगा था कि एक एक दिन जो है वो बहुत अहम है और बहुत क्रूशल है, 17 अक्टूबर और 18 अक्टूबर की तारीख। अगर हम देखें 17 अक्टूबर को ये केस मुकर्रर सुप्रीम कोर्ट में हो गया, और 17 अक्टूबर को ही उस पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी है जो मुसव्विदों को डिस्कस करी है, जिसका इजलास आज भी हुआ और बेनतीजा ही रहा। सद कैसर साहब पहले ही 17 अक्टूबर की तारीख दे चुके हैं कि उस दिन ये तरामीम पेश की जा सकती हैं। सिर साहब, आप भी उसी तारीख को इम्पॉर्टेंट समझते हैं, और उस दिन की एक और प्रेडिक्शन इलेक्शन कमीशन को लेकर भी आ रही है कि उस दिन वहाँ से भी कोई फैसला आ सकता है। देखिए, दो तीन बातें क्लियर होनी चाहिए। एक ये कि सबकी कोशिश ये है, नून की, मौलाना की, पीपल्स पार्टी की, बाकी लोगों की, कि कोई जितना बड़ा कंसेंसस क्रिएट हो वो बेहतर है, और पूरी कोशिश करनी चाहिए। मगर इसके बावजूद कंसेंसस हो या ना हो, अगर नून लीग के पास और ये गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी आ जाती है किसी तरीके से भी, तो देन कंसेंसस और नो कंसेंसस ये होगा, ठीक। और तो फर्स्ट ऑप्शन इज कंसेंसस, सेकंड ऑप्शन इज ना हो कंसेंसस, डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज द वोट्स आर देयर वी विल गो अहेड। अच्छा। तो ये चीजें तो अब तय हो गई हैं इन माय व्यू। अब बात यह है कि मौलाना का इशू रह गया है, समझ आनी शुरू हो जाएगी कि सब उसके निकात आ चुके हैं सामने, और उसमें सिर्फ वही इख्तलाफ, वो कामरान मुर्तज़ा साहब भी कह रहे हैं कि हमारा इख्तलाफ सिर्फ आईनी बेंच और आईनी कोर्ट पर है। मुझे आपसे ये जानना है कि LFO से पहले भी मौलाना कुछ ऐसा ही कर रहे थे, इख्तलाफ शो कर रहे थे, लेकिन बाद में फिर उन्होंने क्या किरदार अदा किया, अभी भी आप वैसा ही देख रहे हैं उनका रोल? जी हाँ, मैं तो समझता हूँ कि मौलाना इज नॉट अ प्रॉब्लम, ही विल सपोर्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब आइए कि कैसे होगा। हमने ऑलरेडी डिस्कस काफी डिटेल में किया है कि इवेंचुअली कुछ ऐसे इसके क्लॉजेस हैं जहां इत्तेफाक अगर नहीं है तो वो पोस्टपोन कर दिए जाएंगे। मगर फौरी तौर पे इट्स इम्पोर्टेंट कि सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं जो कि डिरेल कर सकते हैं इस गवर्नमेंट को, और जो कुछ रिजीम्स बनी हुई हैं और जिस किस्म की पोलिटिसाइजेशन हुई हुई है उसको रोका जाए। और वो एक ही तरीका है कि जो बेंचेस बनते हैं वो कंट्रोल में हो, कम से कम मैनेज किया जाए। ये लफ्ज बिलावल भुट्टो ने भी इस्तेमाल किया था। और क्योंकि अगेन एज आई सेड, बिकॉज द जुडिशरी इतनी हाईली पोलिटिसाइज्ड है, तो इसकी पोलिटिसाइजेशन को कम करने के लिए ये तजवीज है। और ये अब आइए कि जनाब नंबर्स कैसे पूरे होंगे। नंबर दो तरीके से पूरे हो सकते हैं। एक तो मौलाना साथ दे दें तो फिर नंबर्स पूरे हो जाते हैं, एक दो रह जाते हैं वो खरीदो फरोख्त हो जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन इनको वो सीटें दे देती है रिजर्व, तो फिर मेरा ख्याल है नेशनल असेंबली में तो नंबर्स मौलाना की भी जरूरत नहीं रहेगी, सेनेट में रहेगी। मगर मैं ये आपसे कह दूं कि मौलाना विल गो अलोंग, सेनेट में भी नेशनल असेंबली में भी। मुझे तो ऐसे लगता है कि मौलाना के नंबर्स भी इनको मिल जाएंगे और इलेक्शन कमीशन भी इनको नंबर्स दे देगी। अच्छा, तो बड़े
लंबे, दे विल बी वेरी कंफर्टेबली ऑफ टू पास दिस अमेंडमेंट। आई बात कब करेंगे, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। मेरा ख्याल है कि एससीओ के दौरान तो ये नहीं करेंगे, मगर एससीओ 2 दिन का है, 15-16 का है मेरा ख्याल। जी जी। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर ये इन्होंने कहा है कि 17 तारीख को अभी वो कोई कमेटी ने मिलना है जी, तो 17 की रात को, शाम को भी ये कुछ हो सकता है और 18 को भी, मगर 19 से पहले ही होगा आई थिंक, ताकि 2-3-4-5 दिन का टाइम मिल जाए टू क्रिएट, वो जो बेंचेस बनने हैं, ये होना है, वो होना है, थोड़ी सी तब्दीलियां करनी है, और ये भी फैसला होना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या बेंच का सरबराह कौन होगा, कौन नहीं होगा। और ये जो आज काजी साहब ने जो लपक के ये बेंच बना दिया है, जिसके ऊपर कुछ एतराज भी आ रहे हैं कि जी कंसल्ट नहीं किया गया, रातों रात बना दिया है, सीनियर मोस्ट जज मंसूर अली शाह साहब इसमें नहीं है, क्या बात है, एंड सो ऑन। इसके भी कल तक क्लैरिफिकेशंस या वजूहात पता चल जाएंगी, मगर काजी साहब ने जिसे कहते ना, ऐसी नहीं तैसी करती। तो इससे एक और सिग्नल आया ना आज, वो सिग्नल ये है कि आयशा ही इज वेरी मच इन द गेम, जो ही इज वेरी मच इन द गेम। अब इफ ही इज वेरी मच इन द गेम, तो देन वी हैव टू वेट एंड सी कि गवर्नमेंट की गेम क्या है, मौलाना की गेम क्या है, whether Qazi Saab has read the cards properly or not. We have to wait and see. ठीक है, इस एक्टिविटी से ये तासुर मजबूत हुआ है और अक्लमंदों के लिए इसमें इशारा है। दूसरी तरफ वोट पूरे होने के हवाले से सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब क्या कह रहे हैं, उस पर भी आपका तजिया चाहिए होगा। जी, तो क्लियर है इस बात से दो बातें क्लियर होगी ना। पहली बात वही कि कंसेंसस मौलाना को साथ लेके चल। अच्छा। दूसरी बात यह है कि मौलाना के बगैर वोट भी नहीं बनता। नेशनल असेंबली में तो बन जाता, सेनेट में नहीं बनता मौलाना के बगैर, और इसीलिए मौलाना को साथ ले जाना है फॉर कंसेंसस। बट मेरा ख्याल है दे हैव टू डू सम अदर वर्क टू गेट मौलाना जो है वो सेनेट के वोट देंगे तो फिर बात आगे बढ़ेगी ना। तो आई थिंक दैट्स व्हाई, दोनों रीजंस, कंसेंसस भी और मौलाना के बगैर you can't pass this amendment even if the election commission gives you the reserved seats. Still Senate can the problem. वो only मौलाना can help you there. और वही इशारा कामरान मुर्तजा साहब भी दे रहे हैं।